नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश, प्रदेश और हमारे शहर इंदौर की। भारत देश का हृदय कहे जाने वाला प्रदेश और प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर। सबसे पहले हम इंदौर की बात करेंगे। आज देश और प्रदेश दोनों एक संकट से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर और जिंदगी पर पड़ रहा है। एक तरफ देश का सबसे स्वच्छ इंदौर कहे जाने वाला शहर इंदौर, जहां कई इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। नलों में पानी नहीं है, टैंकरों पर निर्भर है जनता और सड़कों पर विरोध। दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, मिडिल ईस्ट तनाव का हवाला लेकर सवाल ये कि आखिर हर संकट का बोझ आम जनता ही क्यों उठाए। क्या डबल इंजन की सरकार जवाब देने की स्थिति में है या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सीधी बहस। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पैनलिस्ट प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस से प्रदेश के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैनलिस्ट प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास से। क्या व्यास जी ये बताएं, इंदौर शहर की जनता आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा रही है, सड़कों पर विरोध हो रहे हैं, आप ही के पार्टी के पार्षद, आप ही की पार्टी के विधायक के घर पर जाकर धरना देते हैं और वहां नारे लगाते हैं पानी दो, पानी दो, पानी दो। क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई? राकेश जी, मैं आपको पूरी तन्मयता से पूरी बात बताता हूं कि आज़ादी के बाद जब सर्वे हुआ था तो लगभग 17 करोड़ घरों में पानी नहीं पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार आई, 13 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा है, 11 करोड़ घरों तक शौचालय पहुंची है, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ है। ये प्रथम हो गया। दूसरा, जब 2011-12 का दौर था तब लगभग जो है तीसरा चरण का पानी मध्य प्रदेश में आया था, संपूर्णता के साथ में आया। और उसके पूर्व में जब हमने शिप्रा लिंक करा थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब तो मना कर चुके थे कि क्या संभव है कि नर्मदा जी शिप्रा लिंक हो सकता है, लेकिन हमने करके दिखाया। 2011 के पश्चात जो उस समय के जो जनगणना थी घरों की, 4 लाख घर हुआ करते थे। अभी रिसेंट की जो जनगणना हुई है 8 लाख घर है, 29 गांवों को जोड़ा गया है, 25 टंकियां हुआ करती थी, 100 टंकियों का निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, कई सारे क्षेत्रों को नया जोड़ा गया, तो कई क्षेत्रों में वांछित तौर पर आज अगर जितना एमएलडी पानी पूर्व से नर्मदा जी के द्वारा आ रहा था उतना ही आ रहा है, टंकियां भरी जा रही है, लेकिन जो कंजप्शन से वो बढ़ा है, क्योंकि गर्मी के दौरान ये आम बात है कंजप्शन बढ़ना। और दूसरा, जो मौसम की मार हम लोग झेल रहे हैं, आपने देखा होगा राकेश जी, पिछले समय पर मावठा आता था 3-4 दिन के लिए, उस मावठे के कारण लगभग 200 से 250 बोरिंग रिचार्ज हो जाते थे। लेकिन अभी यह परिस्थिति रही कि भीषण गर्मी का दौर रहा, जल संकट, नर्मदा जी अपने जो वास्तविक स्वरूप है उससे कुछ पानी कम हुआ है, यशवंत सागर का पानी कम हुआ, हम जिन पे हमारी निर्भरता थी उसका पानी कम हुआ है। चतुर्थ चरण के लिए जरूर हमको थोड़ा पहले प्रयास करना था, पर 2018 में कमलनाथ जी की सरकार, उसके बाद में 2-3 वर्षों का कोविड का काल, उसके बाद चुनाव का काल, तो एक लंबा समय रहा है। उस दौरान इस विषय पे कार्य और तेजी से गति से करना था, लेकिन अभी भी 75 टंकियों को जो अपग्रेड करने का कार्य साथ में चल रहा है। रात के 2-2 बजे तक हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय अभिषेक बबलू शर्मा जी आपको जो है बिजलपुर वाली टंकी पर मिल जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे इंदौर में जहां जहां भी पानी पहुंचाना, जल स्रोतों के माध्यम से या टैंकरों के माध्यम से या टंकी भरने के माध्यम से, 400 एमएलडी पानी पूरा भरना और उसके पश्चात वे लोग निवास पे जाते हैं। तो मुझे लगता है जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौसम की मार के कारण कुछ अव्यवस्था हुई है। जनप्रतिनिधि अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, मगर वही जनप्रतिनिधि अपनी ही पार्टी के घर पे जाकर धरना दे रहे हैं। वही जनप्रतिनिधि अपने ही महापौर पर आक्षेप लगा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, या नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर के कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, इस वजह से ये सारी समस्या आई। क्या लगता है, क्या आपसी सामंजस्य की कमी है, भारतीय जनता पार्टी में ही अंतर कलह चल रहा है, या किसी अन्य को टारगेट किया जा रहा है? आपके बिहाफ से क्या है? राकेश जी, इंदौर में कितने पार्षद हैं, कितने पार्षदों ने विरोध करा? लगभग ज्यादा तो आपके ही है, ज्यादा तो बीजेपी की। मैंने इसलिए कहा कि लगभग 90% जगह सेटिस्फेक्शन है, 90% जगह पानी पहुंच रहा, लेकिन क्षेत्रीय जनता के अनुसार
कई बार जो जनप्रतिनिधि है वे जनता को विश्वास में लेने के लिए निश्चित रूप से वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं से मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। और ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है कि अगर किसी वांछित पहलू को लेकर, जनता के संवाद को लेकर वह अपने ही नेताओं से वाद विवाद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ संवाद होता है, हमारे यहाँ विवाद नहीं तो क्या होता। इसमें भी पानी के जो क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं आप वोट की नीति देख रहे हैं क्या, वोट से या जीत को देख रहे हैं क्या कि भाई आप इतने अपने ही नेता के वहां पर प्रदर्शन करेंगे तो आपके यहाँ वोट बैंक बढ़ेगा, जो वर्तमान में पार्षद है उनका वोट बैंक बढ़ेगा, ये वाली कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हमने तो कांग्रेस समर्थित जो वार्ड है वहां पर भी पानी पहुंचाया। जिस समय विरोध किया गया था, बकायदा आदरणीय अभिषेक बबलू शर्मा जी ने लिस्ट लेकर बताया कि कितना एमएलडी पानी उन क्षेत्रों में भी जा रहा है जहां पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, और दोनों टंकियां कितनी भरा रही है रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में, उसका पूरा रिकॉर्ड्स और ब्यौरा दिया है। तो मुझे लगता है आज वो सरकार है जो चाहे कांग्रेस के वार्ड हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड हो, संपूर्णता के साथ में सबको एक दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, तो अगर उसने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को चुना है तब भी जनता के लिए हम कार्य करेंगे, उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुना है तब भी हम उसके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का महत्व है। इसीलिए मैंने कहा 17 करोड़ घरों में पानी ना होना, उसके बाद 13 करोड़ घरों तक पानी पहुंचना। मध्य प्रदेश में ही बुरहानपुर जिला, आप उसकी रिपोर्ट उठा के देखिए, 100% हर घर जल सर्टिफाइड हुआ है। तो ये प्रयास हमने किए संपूर्ण मध्य प्रदेश में किए। निश्चित रूप से चतुर्थ चरण कुछ लेट हुआ उसके कारण, और जिस तरह से 4 लाख घर और सीधे डबल होना, और आप हर विधानसभा का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से निश्चित रूप से अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता थी, उसको सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया। लगभग 2500 से 3500 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर है। चतुर्थ चरण आते ही 29 गांव जो जुड़े हैं उनमें भी जो पानी जा रहा है, प्लस जो नए लोग हैं, नए मतदाता जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी संपूर्ण व्यवस्था। चलिए मान लेते हैं आपके कहने से कि भाई आप कांग्रेस को भी पानी पिलाने, कांग्रेस के ही मौजूद है हमारे साथ में। संतोष जी, क्या लगता है वाकई में क्या कांग्रेस, ये इनका जैसा कहना है कि कांग्रेस के पार्षदों के यहाँ भी हम निरंतर पानी पहुंचा रहे हैं, इंदौर शहर में कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर रही है, कहीं मटके फोड़ रही है, राऊ विधानसभा में आपके पार्षद जमीन पर लेट जाते हैं एसएसपी के कदमों में, दूसरी ओर आपके नगर अध्यक्ष जगह जगह जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, झोन पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है वाकई में आपको असंतुष्टता है, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस के क्षेत्रों में पानी के साथ में कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, डॉक्टर प्रेम व्यास ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी का पक्ष रखने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हम सबके सामने है। राकेश जी, आप भी जानते हैं और डॉक्टर प्रेम व्यास भी अपने मन में तो महसूस करते होंगे, लेकिन चूंकि वो पार्टी फोरम पर उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये कैसे स्वीकार करेंगे? तो निश्चित रूप से उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ भेजा गया है और इसीलिए अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्षद विरोध कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विरोध कर रहे हैं, विधायक विरोध कर रहे हैं, और ये सारी बातें जनता के सामने हैं। और अगर हमारे पार्षद संतुष्ट होते और कांग्रेस के पार्षदों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टतम नगर निगम ने नहीं किया होता, तो हमारे पार्षद सड़कों पर क्यों आते? आपने ही बताया कि हमारे पार्षद, युवा पार्षद कुणाल सोलंकी चरणों में लेट रहे हैं अधिकारियों के कि पानी दीजिए जनता को। तो ये नौबत कैसे आ गई, इतनी गंभीर नौबत? एक एक जोन पर कांग्रेस पार्टी ने कल प्रदर्शन किया है और जोरदार प्रदर्शन किया है, खाली मटके लेकर आप देख रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी कि विधायक का घर घेरा गया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घेरा गया हो, उनके पार्षद द्वारा घेरा गया हो। तो ऐसी जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वो नगर निगम जिम्मेदार है जो गरीबों के ठेलों पर तो प्रहार करती है, उनके अतिक्रमणों के नाम पर उनके संपत्तियों को तोड़ देती है, उनके नाम पर जो रजिस्ट्री वाले मकान है उनको तोड़ दे रही है, लेकिन वो जनता से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखती है। क्योंकि यहां पर तो केवल एक ही काम चल रहा है कि जितना पैसा बजट में अलॉट हो और उस बजट में से हमारा हिस्सा हमको कैसे मिल सके, केवल इसी पर आधारित है पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। काश ये अर्थव्यवस्था इंदौर के लोगों के लिए होती। ये अर्थव्यवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के लिए नहीं होना चाहिए कि उनके घर भर जाएं, उनके अमीरी के महल खड़े हो जाएं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्षद जो पहले साइकिल पे चलते थे, जो हीरो होंडा पे चलते थे, आज फॉर्च्यूनर से नीचे की गाड़ियों में नहीं चल रहे हैं। तो ये स्थिति ये शहर देख रहा है। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी प्रेम व्यास जी ने दावे किए कि हमने पानी की स्थिति में ये सुधार किया, वो सुधार किया। अरे भाई, यहाँ पर आपकी सरकार जो बनी थी 2003 में, मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, आज 23
20 वर्ष हो गए हैं, 2.5 दशक होने आ गया है। इतने में तो कोई भी सरकार होती तो इन सब मूल जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। आज हम पानी पर चर्चा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म का विषय है। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी राकेश जी कि हम IT हब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम बेंगलोर की बराबरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम पूना की बराबरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर 3 दर्जन से अधिक लोग भागीरथपुरा में पानी के रूप में जहर दिए जाने से अगर मर जाते हैं तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और डॉक्टर प्रेम व्यास, माफ करना, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से भले दोषी न हो, लेकिन आपकी पार्टी दोषी है भागीरथपुरा की 36 मौतों की। और वहां पर बेशर्मी से इनके मंत्री क्या बयान दे रहे थे, पूरे देश के सामने शर्मिंदा हुआ है इंदौर कि इनके मंत्री ने कितना बेशर्म बयान दिया था वहां पर। मतलब वो शब्द भी मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर आपको बता रहा हूं। ये कहा जा सकता है कि 2014 के बाद में देश में, प्रदेश में और इंदौर में एक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार भले ही प्रदेश में कहा जाता हो, मगर इंदौर को मिला ले तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे। क्या कारण क्या है? मतलब डॉक्टर प्रेम व्यास, आप बताएं कि पार्टी कहां कमजोर पड़ रही है। कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, चूंकि विपक्ष में है, उनका सही भी है, जनता के साथ खड़ी भी है, पर क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में सोचना नहीं चाहिए? नहीं, पानी की परिस्थिति को लेकर आदरणीय संतोष जी ने कहा तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी स्वर्गीय अश्विन जोशी जी का निधन हुआ, पानी वाले बाबा उनको क्यों कहा जाता था? पानी के टैंकर के क्षेत्र में पूरी 3 नंबर विधानसभा में पानी की ये परिस्थिति थी। उनके घरों पर आकर जो है घड़े फोड़े जाते थे। आज कुछ क्षेत्रों तक सीमित है तो इनको शर्म आ रही है। तब पूरे क्षेत्र में पानी वाले बाबा पानी पहुंचाते थे, तब लोगों की प्यास बुझती थी। ये फर्क हुआ है लगभग 20 वर्षों में। 17 करोड़ घरों में आजादी के बाद तक 70 वर्षों तक आप पानी नहीं पहुंचा पाए, तब शर्म नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने 13 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया, तब शर्म आए। IT की बात करते हैं, कितने IT पार्क थे इंदौर में 2003 के पूर्व में? अभी लगभग 5 IT पार्क और विदेश देश की सब कंपनियां कार्यरत है। आप मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, कितने लाख किलोमीटर सड़कें थी? 1 लाख किलोमीटर, आज लगभग 6 लाख किलोमीटर है। बिजली की परिस्थिति, अरे ब्लैकआउट हुआ है 2013 में लगभग 22 राज्यों में। क्या परिस्थिति थी आपकी? 22 राज्यों में एक साथ ब्लैकआउट होना। आदरणीय दिग्विजय सिंह आप उस समय कहते थे कि शाम को व्यापार बंद, शाम को कॉलेजेस बंद, इंस्टीट्यूट बंद। उस समय का दौर हमने देखा जब हम शिक्षा अर्जित करते थे। उस समय 25,000 मेगावाट बिजली, आज मेगा बिजली की क्या परिस्थिति? हम सरप्लस राज्यों में। तो मूलभूत सुविधाओं को जुटाया गया, तृतीय चरण का पानी लाया गया। चतुर्थ चरण के लिए जरूर हमने बीच का कार्यकाल था आदरणीय 6 साल बाद हमको परिवर्तित। मुझे बोलने दीजिए राकेश जी, प्रश्न बहुत सारे हैं, आपके दर्शक भी प्रश्नों के साथ रह जाएंगे। मैं पहले प्रश्नों के जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत कटाक्ष करके प्रश्न कहे थे। मैं आदरणीय से सविनय उनके जवाब देना चाहता हूं। जो भागीरथपुरा की घटना थी, उसको लेके जो अधिकारी थे, दोषी अधिकारियों को निलंबित किया, सेवा समाप्त की गई। 18 तारीख से घटना प्रारंभ हुई। 25 तारीख बाद जब मौतों का आंकड़ा इनकी राजनीति को छू रहा था, तब इन लोगों की एंट्री हुई थी। उसके पहले कहां थे कांग्रेस के नेतागण? और उसके बाद उमंग सिंगार जी का आप वो वीडियो देखिए जिसमें हंसते हुए उस घर में जा रहे हैं जिस घर में मृत्यु हुई। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करना चाहते थे? 2003 के पहले सुभाष चौक पानी की टंकी में लाश सड़ गई थी, 7 दिनों तक अवशेष आए, हड्डियां निकल कर आई, तब पता चला था। तो यह मैकेनिज्म था। आज मैकेनिज्म टेंडर प्रक्रियाओं पे प्रश्न उठाने वाले, आज पारदर्शी प्रक्रिया, कोई भी जाके टेंडर चेक कर सकता है, किसने टेंडर दिया है, कितने में लिया है, कितने में टेंडर गया है। आज इसलिए कहा गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी कर दी गई है। पहले सिगरेट के पैकेटों पे नियुक्ति हुआ करती थी, सभी नियमों को वांछित करके इनको नियुक्त कर दिया जाए। आज मैकेनिज्म बदला है। आज निश्चित तौर पर जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। लगभग 22 वर्षों में विकास पथ पर प्रदर्शित हुए, बीमारू राज्य से निकल के आज विकसित राज्यों की श्रेणी में हम खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व था, जहां पे भी चूक हुई है वहां पर हमने कार्रवाई की है और सब पर कार्रवाई की है। यहां पर देखिए, आप आंध्रा में हुआ था सेम घटना, जम्मू कश्मीर में सेम घटना हुई थी, लेकिन राजनीति नहीं करी गई थी। यहां लाशों पर राजनीति की जाती है, संवेदनाएं समाप्त कर दी जाती है। मैंने कहा बुरहानपुर जिला, आप बताइए, उसके पहले बुरहानपुर जिला के 100% हर जल नल घर सर्टिफाइड था, 13 करोड़ घरों तक पानी था, हमने पहुंचाने का कार्य करा। और जो सुविधाएं
में शेष रहा है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। 2 नंबर क्षेत्रों से मकान तोड़ने प्रारंभ करें, इन्होंने कहा गरीबों के तोड़े, उसके बाद बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, उसके बाद 2 नंबर की जनता ने हमारा विकास स्वीकार करा है। जनता ने स्वीकार करा है कि जो विकास करा है, जो सड़कें चौड़ी करी है, जो ड्रेनेज की व्यवस्था करी, निश्चित रूप से जनता उसके साथ थी। और जनता यह प्रतिपादित कैसे करती है? वोटों के रूप में। आप बताइए 2 नंबर में से प्रारंभ हुआ था या नहीं? आदरणीय कैलाश जी की टेरिटरी से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद में पूरे शहर में हुई थी तोड़फोड़। और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके यहाँ एक जैसा विकास के लिए स्वयं आगे आकर उन्होंने कहा था। 2 नंबर क्षेत्र का मुझे आज भी वीडियोस ध्यान है जब लोगों ने स्वयं अपने निर्माण तोड़े थे। लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करना है, निश्चित रूप से उनको प्रदर्शित होगा, और जिनको विकास पथ पर सविनय करके साथ में चलना है, वे विकास पथ पर भी है और इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी देती है। ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति करने वाले तो राजनीति करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों का काम राजनीति करना है। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हमारा तो जनता के सवाल पूछना ही काम है। एक लाइन में समय की अपनी सीमा है। इंदौर की बात को करें तो आगे पानी के लिए क्या व्यवस्था कर रही है आपकी सरकार, और संतोष जी क्या पानी के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, अभी डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर पेश की। समय की सीमा है, संक्षिप्त में बताएं आप। नहीं, संक्षिप्त में तो मैं बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जो कहा है उसके हिसाब से मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक लाइन में मैं उसको सम्मिलित नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जो लंबी चौड़ी तकरीर दी, ऐसा लग रहा था कि चुनावी भाषण चल रहा हो, लेकिन जो जनता के मूलभूत प्रश्न है वो अभी भी कायम है। उनकी बातों में कोई उत्तर नहीं आए। उन्होंने इतिहास की बातें की, कांग्रेस के समय में क्या हुआ, अश्विनी जोशी जी उस समय क्या करते थे। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, सबने मोदी जी से ट्रेंड सीख लिया है कि अपनी असफलताओं का ठीकरा पूर्ववर्तियों पर फोड़ दो। जैसे वो जब भी किसी चीज में असफल होते हैं तो कहते हैं कि नेहरू जी ने ये नहीं किया था, और यहाँ पर जब शिवराज सिंह फेल होते हैं, मोहन यादव फेल होते हैं तो कहते हैं दिग्विजय सिंह ने ये नहीं किया था। अरे भाई छोड़िए वो सब, इंदौर नगर निगम की बात कर लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर आज तक आपके नगर निगम कायम है। मधुकर वर्मा के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को 2.5-3 दशक हो गए यहाँ पर कायम हुए, और उसके बाद भी यदि भागीरथपुरा में अगर 3 दर्जन लोग 36 के करीब मौतें होने के बाद भी अगर आप इतना सीना ठोक कर अपने आप को जनता के हितैषी होने का दावा करते हो, तो लानत है ऐसी देशभक्ति पर, ऐसी लानत है ऐसे कर्तव्य परायणता पर। आप लोग इतने लंबे चौड़े दावे कर रहे हो, यहाँ पर जनता को जहर देकर मार दिया गया। वर्तमान में पानी की कमी है, वर्तमान में पानी की कमी है। सुन लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं, और पानी की कमी वही मैं कह रहा हूं कि जिनकी संवेदनशीलता इस बात से नहीं जागी कि मौतें हो गई हैं, वो पानी की कमी पर क्या जागेंगे? उनकी पार्टी के लोग वहां पर आकर आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? हमारी तरफ से पूरी तरह से सलाह यह है कि आप अपनी अकर्मण्यता का जो ठीकरा है वो दूसरों के माथे फोड़ना बंद करो। इस शहर ने आपको बार बार जिताया, आप कह रहे हो ना कि हमको जिताया, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप दीजिए इस शहर को पानी, और अगर इस प्रकार से प्रदर्शन जनता का चलता रहा तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये जो सरकार है, ये जो नगर निगम है, पूरी तरह से नाकारा है, भ्रष्ट है, जो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है और केवल अपने स्वार्थों के लिए काम कर रही है। यहां पर अगर पानी की कमी से जनता आज त्रस्त है तो सीधी बात है कि इंदौर की जो नगर निगम है वो पूरी तरह से नाकारा है, ये प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकारा है, और भारतीय जनता पार्टी का शासन केवल वोट लेने के लिए जनता के सीने पर मूंग दल के, और कभी भी ये जनता के हितैषी कोई बात कर ही नहीं सकती। ठीक है, वोट लिए नहीं जाते, वोट दिए जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, आप जो वोट लेते हो ना, सुन लीजिए, कुछ और होते हैं, मध्य में उनके विषय कुछ और, मैं इससे तेजी से बोल सकता मैं अभी एक ही बात बोल मैंने कहा कि वोट लिए नहीं जाते, जनता वोट देती है आपके कार्यों का लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, कार्यों का अनुसरण करके देती। सीमा सुन लीजिए, 25 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश के, कितने लोगों तक पानी पहुंच रहा है तय करिए। 25 लाख जनसंख्या, 11 लाख जनसंख्या 2011 में थी, आज लगभग 25 लाख लोग हैं। 24 लाख लोगों तक पानी पहुंच रहा है, 24 लाख लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। हमने स्वीकार करा है कि अगर 1 लाख लोगों तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे। पर आपकी जिम्मेदारी थी अकर्मण्यता, उसको कहते हैं कि लाशों के ढेर में से राजनीति करना। 60% कार्य पूरा हुआ था। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ। वर्तमान में डॉक्टर साहब बात समय की सीमा है अपनी, और भी मुद्दे हैं हमारे पास में। इंदौर के साथ में पानी की बात चल रही है। एक लाइन में इंदौर शहर के लोग जो पानी पर सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, कैसे उन्हें पानी का जवाब नहीं है डॉक्टर प्रेम व्यास के पास। उसके बाद में अन्य और भी विषय, उन पर भी चर्चा करना। समय के अपने टेक्निकल पॉइंट दिया था ना, नहीं आप बताएं। नहीं, आप तो टेक्निकल जवाब दे रहे थे। लानत टेक्निकल जवाब था, लानत आपका टेक्निकल जवाब था। मेरा टेक्निकल सुन लीजिए, वर्तमान का जवाब
सुन लीजिए, चतुर्थ चरण का पानी, चतुर्थ चरण के लिए 2500 से 3500 करोड़ रुपए पास हुए हैं। हम पूर्व में भी 2011 में तृतीय चरण का पानी लाए थे। चतुर्थ चरण का पानी अपने अंतिम चरणों में, निश्चित रूप से जब तृतीय चरण का पानी आया था 11 लाख से ज्यादा लोगों की प्यास बुझाई थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद सतत 25 लाख लोग होने तक लगभग 24 लाख लोगों के प्यास बुझाई है इंदौर नगर निगम ने, और यह तय किया, सुनिश्चित किया हर घर तक पानी पहुंचे। आप देखिए उसके बाद तो टंकी की बात है, बताइए कितनी थी, 25, उसके बाद हमने लगभग 75 टंकी बनाई, अभी 75 अपग्रेड करी गई है ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ना हो। और उसके बाद में तय किया मुझे लगता है अगले समय पर, और अभी कई सारे मौसमी कारणों से भी यह समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि मावठे का पानी आता था, इस समय वो भी नहीं आया। गर्मी अपनी चरम सीमा पे 44 डिग्री, 12 साल में कभी ऐसी गर्मी नहीं हुई इंदौर शहर में। चलिए मान लेते हैं पानी आप पहुंचा देंगे, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी मौसम की मार है, सब कुछ मान लेते हैं। इंदौर का मुद्दा चल रहा है, इंदौर पर पानी पे बात हो रही है, पानी पर मटके फोड़े जा रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है। इन्हीं सभी विषयों पर हमारे साथ में 2 मेहमान थे। यही 2 ही मेहमान हमसे दूसरे विषय पर भी बात करेंगे। वो विषय है पेट्रोल। सबसे बड़ी बात, इंदौर के नहीं देश के हर आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल आसमान छू रहा है, डीजल आसमान छू रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। डॉक्टर प्रेम व्यास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, क्या प्लानिंग थी, क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या अर्थशास्त्रियों के कोई मार्गदर्शन दिया था कि आज जो पेट्रोल 110-116 रुपए के आसपास पहुंच गया है। कांग्रेस से सवाल पूछना इसलिए भी जायज़ नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार नहीं, वो विपक्ष में बैठे हैं। वो आरोप लगाएंगे, वो प्रत्यारोप लगाएंगे, वो आप पे हमला बोलेंगे, वो धरना करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। पर वर्तमान में 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ ही 22 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी महंगाई चरम पर है। एक, क्या मध्य प्रदेश ने ऐसी कोई योजना बनाई कि मध्य प्रदेश के लोगों तक उतना बोझ ना पड़े जितना अन्य सरकारों, अन्य स्टेट में पड़ रहा है? देखिए राकेश जी, ना तो ये हमारा युद्ध था, ना हमको इस युद्ध से कोई लेना देना था, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उस समय भी कहा गया था कि हमारे पास 2.5 महीने का रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन उस समय पैनिक बुकिंग कराने का कार्य कौन सा स्टेटमेंट कर रहे थे? आज भी आप बताइए ना, गैस सुचारू रूप से पहुंच रहा है, और ये तो 1.5 महीने पहले अफवाह फैलाई गई थी कि खत्म होने की कगार पर है। 1.5 महीने से लोगों को मिल रहा है, पेट्रोल लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से युद्ध 3 श्रेणियों में हुआ था। सर्वप्रथम युद्ध हुआ, दूसरी बार युद्ध और जो सामंजस्य बैठाने की परिस्थिति थी वो हुई, समझौता वाली बात हुई, लेकिन अब समझौता विफल हो चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हमको ज्यादा संवेदनशीलता के साथ में, हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन उसको यूज करने के लिए समझना होगा। दूसरी तरफ है कि हमने अगर रेट्स बढ़ाए हैं तो आज वैश्विक स्तर पर जो परिस्थिति निर्मित हुई, आप देखिए भारत में कितना बढ़ा है, लगभग 4%, म्यांमार में लगभग 89%, पाकिस्तान में 60%, यूएई में 52%। पर भारत में पॉपुलेशन तो ज्यादा है। सुन लीजिए ना, मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ। और अमेरिका की अपन बात करते हैं, अमेरिका में खुद में 60%, अफ्रीका जैसे देशों में लगभग 60 से 80%। हमने सिर्फ 4% बढ़ाया, दरों को काबू में कर रखा। दूसरा, इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अभी पिछले महीने की 15 तारीख को IMF की जो चेयरमैन है जॉर्जिफा, उन्होंने स्टेटमेंट कोट करा था कि भारत की जो विकास दर है वो दुगनी है वैश्विक ग्रोथ से। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो निश्चित रूप से, और CAD जो था हमारा वो लगभग 1.5% के आसपास है, कांग्रेस के समय 4% हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर हमने महंगाई को कंट्रोल कर रखा है, हमने जो रेट्स बेतहाशा बढ़ने थे उन रेट्स को कंट्रोल कर रखा है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अभी जो समय है वो निश्चित रूप से युद्ध काल के आसपास का समय है, और ये जब विफलता हुई है, सामंजस्य नहीं बैठ पाया, समझौता नहीं हो पाया, उसके बाद तो युद्ध किस मोड़ पे जाएगा, किस करवट पे जाएगा, कोई नहीं कह सकता। उस समय का काल है, तो उस समय के काल पर धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्य के साथ चीजों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमने स्ट्रेटेजी के लिए एक बात विषय ये भी आता है कि बंगाल के चुनाव थे, तमिलनाडु के चुनाव थे, 3-4 राज्यों में चुनाव चल रहे थे 29 तारीख तक। उसके बाद में अचानक से रेट बढ़ना शुरू होते हैं, 10 दिन में तकरीबन 3 से 4 बार महंगाई बढ़ जाती है पेट्रोल पे।
तो क्या 29 जो चुनाव थे उसके पूर्व में भी ये व्यवस्था हो सकती थी, इतने रेट बढ़ सकते थे, या अपन ने वोट या सरकार बनाने के लिए हमने उस समय भाव नहीं बढ़ाए? चुनाव के पश्चात समझौता वार्ता हुई, चुनाव के पहले नहीं हुई। चुनाव के पहले असमंजस का वातावरण था, इसीलिए कहा कि जब हमारे पास 2.5 से 3 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था, उसके बाद में हमको लगा था कि समझौता हो जाएगा। वैश्विक पटल पर यह बात थी, पूरा विश्व समझ रहा था कि समझौते की दृष्टि से समझौता हो जाएगा, लेकिन समझौता विफल हुआ है। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली आपको जो चेंज करना होगा रणनीति में, वो नई रणनीति है, और इसीलिए कुछ रेट्स में फ्लक्चुएशन है। उसके बाद मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ 4% बढ़ा है। आप अमेरिका की देख लीजिए, उसके बाद चाइना की स्थिति देख लीजिए, रशिया की परिस्थिति देख लीजिए, इटली की परिस्थिति देख लीजिए, इजराइल की परिस्थिति में, तो बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूं, 20 to 40%, अफ्रीकी देशों में 80% ग्रोथ हुई है। तो आज हमने उसको कंट्रोल करके रखा है। निश्चित रूप से अभी भी हमारे पास कुछ रिजर्व्स है, और अभी भी हमारा लगभग EU के 28 देशों से जो चर्चा हो रही थी, अभी उसका स्टेटमेंट था उसकी अध्यक्षा का कि दिसंबर तक सभी जो हमने समझौते कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ वो समय है कि जब हम नए समझौते भी कर रहे हैं, नए पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं, और निश्चित रूप से नए स्थानों को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो संसाधन है उसका उपयोग को धैर्यपूर्वक करना है, ये प्रदर्शित करता है। 2011, 12, 13 के मध्य के बाद में आप चिदंबरम साहब का स्टेटमेंट उठा के देखिए, उन्होंने कहा था सोना नहीं खरीदना, तब कौन सी वैश्विक आपात आपके प्रधानमंत्री ने तो कहा कि सोना नहीं खरीदना। इसीलिए मैंने कहा कि सोना नहीं खरीदना, फॉरेक्स रिजर्व की बात। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग $700 बिलियन है। हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी संरक्षित रहे, उसके लिए हमने ये प्रयास किया। लेकिन 2011, 12, 13 के मध्य वीरप्पा मोइली जी उस समय पेट्रोल को लेके बोले थे, तो कांग्रेस के समय पर जो हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो कांग्रेस के समय ज्यादा खराब स्थिति थी या वर्तमान में ज्यादा खराब स्थिति? ना, उस समय मैं तो आपको बता रहा हूं ना, इन्फ्लेशन क्या था, 11, 12, 13% पे पहुंच गया था भाई। और मैं आपको 2004 से 2014 के बीच की बात बताऊं तो लगभग पेट्रोल के रेट्स जो 33 रुपए थे वो लगभग 76 रुपए के आसपास, डबल से ज्यादा हुए थे। आज 76 को आप डबल करिए, कितना होता है? लगभग 152 रुपए। आज है क्या 152? आटा 10 रुपए है, आटा 10 रुपए था 2004 में जब छोड़ के गए थे, आटा 29 रुपए के आसपास हो गया था। आज कितना है? चावल 21 रुपए, चावल 10 रुपए था, 29 रुपए हो गया था, दुगने से ज्यादा। इसलिए कहा जाता है इन्फ्लेशन बहुत डबल, दुगने से ज्यादा आपकी सरकार में था। पेट्रोल में, सोने में, पेट्रोल के भाव बढ़े थे, आपकी सरकार ने उस समय भी चेताया था। सोने ना खरीदने का आपकी सरकार ने भी कहा था। देखिए, वर्तमान में कहा तो क्यों हल्ला हो रहा है? क्या विपक्ष हल्ला करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए क्या है राकेश जी कि आपने पिछली बार जब मैंने उत्तर देने की कोशिश की तो आपने बोला समय कम है, 1-2 लाइन में उत्तर दे दीजिए, और इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की प्रेम व्यास जी ने, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके बराबर उत्तर दे सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे समय दिया जाए तो विपक्ष की बात जी बिल्कुल, सारगर्भित चर्चा चल रही है, आप तो करिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो यही है कि जब उनकी नाकामियों पर उंगलियां खड़ी होती हैं तो वो पूर्ववर्ती लोगों पर अपनी गलतियों की ओर इशारा कर देते हैं कि उन्होंने ये गलती की थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल जो ये पेट्रोल का जो संकट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ है, ये इसलिए उत्पन्न हुआ है कि एक एप्स्टीन नाम की एक फाइल आई है पूरी दुनिया में बदनाम। उस एप्स्टीन फाइल के अंदर जिन जिन का नाम आया है ये पूरी दुनिया जानती है। बात महंगाई में चल रही है, एप्स्टीन फाइल तो है ही नहीं। अरे बात ही नहीं समझ रहे आप, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, केवल एक लाइन है, इसके बाद सुनिए आप। तो वो एप्स्टीन फाइल का जो दर्द है ना, उसमें नाम ना आ जाए, अमेरिका कहीं नाम न ले ले, इसलिए अमेरिका ने गला घोट दिया है भारत की सरकार का। कहा है कि आप ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे। आ गया मैं मुद्दे पर, यह है मुद्दा। तो ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदने की धमकी दी गई है भारत को। रूस और ईरान के विदेश मंत्री ने परसों ही कहा है कि आप हमसे सस्ता तेल ले सकते हैं, और नहीं तो देख लीजिए मीडिया में रिकॉर्ड है कि वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि आप हमसे सस्ता तेल ले सकते हो। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन ने, कि आप हमसे सस्ता तेल ले सकते हो। लेकिन भारत क्यों भारत की जनता के साथ गद्दारी कर रही है सरकार और उनको सस्ता तेल उपलब्ध नहीं करवा रही है? क्या भारत की जनता को महंगाई की मार से पीड़ित रखना भारत की सरकार द्वारा जनता के साथ गद्दारी नहीं है? अगर नहीं है गद्दारी तो क्यों नहीं वो ईरान से तेल लेती जब वो सस्ता तेल देने को तैयार है? क्यों नहीं वो रूस से सस्ता तेल लेती जबकि तैयार है? एप्स्टीन नहीं, इसमें दूसरा एक और विषय है। आप कहेंगे कि ये भी विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, ब्लैकमेलिंग हो रही है इसलिए जुड़े हुए विषय है। एप्स्टीन भी ब्लैकमेलिंग का विषय है और अडानी ब्लैकमेलिंग का विषय है। अडानी के ऊपर जब अमेरिकी अदालत में एक केस चल रहा था कि उसने अमेरिकी इन्वेस्टर से पैसा लेके भारत के अधिकारियों को ब्राइब बांटी है 2600 करोड़ रुपए की, तो उस 2600 करोड़ की जो ब्राइब बांटी गई है उसके एवज में अमेरिकी कोर्ट ने माफ करने के एवज में अमेरिकी सरकार
सरकार ने दबाव बनाया तो इन्होंने कहा कि हम इतने इतने बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे, तो जाके अडानी जी का पिंड छूटा है, वरना अमेरिका में उनकी कभी भी जाते तो गिरफ्तारी हो जाती। और अमेरिका से ब्लैकमेल होके अगर मोदी अपने दोस्तों के हितों के लिए ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं तो ये भारत सरकार की नाकामी का जीता जागता शर्मनाक उदाहरण है। चलिए, और सुन ठीक लीजिए, है। नहीं आपने प्रेम व्यास जी की पूरी बात सुनी और मेरी बात में आप चलिए कर रहे हैं, सुन लीजिए आप, मैं भी विपक्ष हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा था ना कि एप्स्टीन का मुद्दा महंगाई से कैसे जुड़ा है, आप देख लीजिए, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्लियर कट मैंने बता दिया कि क्यों जुड़ा हुआ है मुद्दा। और दूसरी बात ये बता दूं कि भारत की सरकार की, आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे कि ग्रोथ रेट डबल हो रही है, ये कह रहा है वो कह रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो जीडीपी का जो प्रतिशत था, ग्रोथ रेट थी, वो 10% के आसपास थी। और आज की तारीख में जब 3 से 4%, आप सुन लीजिए प्रेम व्यास जी, आपके बीच में तो मैं नहीं बोला था, जब 3 से 4% की ओरिजिनल ग्रोथ रेट है और जिसको कि मैनिपुलेट करके 6 से 8% बताया गया है, रघुराम राजन ने इस कारण इनका जो सरकार था उसको छोड़ दिया था। आपको पता है, जो गवर्नर थे उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैं झूठे आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा मोदी जी, ये था असली विषय। दूसरी बात है, बुरहानपुर का आंकड़ा बता रहे थे प्रेम व्यास जी अपनी बातों में बल डालने के लिए कि बुरहानपुर में हमने पानी की समस्या को ऐसा सॉल्व कर दिया कि 100% लोगों को पानी मिल रहा है। ये इनके आंकड़े पता है कैसे होते हैं, इन्होंने एक और आंकड़ा दिया है कि मध्य प्रदेश जो ओडीएफ हो गया है, ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है। और सबसे पहले जिन जिलों की घोषणा हुई थी उसमें विदिशा था और रायसेन जिला था। तो हम लोग जब 5-7 साल पहले हम लोग वहां पर गए थे, जब विदिशा को ओपन डिफेकेशन फ्री किया गया था घोषित, हम लोगों ने जब फैक्ट चेक किया, सरपंचों से बात की, सब जगह से बात की, तो कोई ओपन डिफेकेशन मुक्त नहीं हुआ था। हमने आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमने टीवी पर प्रोजेक्टर के साथ आंकड़े बताए। तो ये इनकी झूठी सरकार है जो झूठे दावे करती है, तो इनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? ये वही तो लोग हैं जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खातों में आएंगे, स्विस बैंक में लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। बताइए प्रेम व्यास जी, मैं तो क्रमवार जवाब नहीं क्रमवार नहीं, समय की मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, इसीलिए प्रश्न देखिए समय की में पूरी बात का जिस्ट यही है कि जब रशिया आपको सस्ता तेल दे रहा है, बोल रहा है, तो फिर आप अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? कुल मिलाकर के नहीं, उनसे क्यों नहीं ले रहे? प्रश्न ये है देश का कि उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा सस्ता तेल, क्यों ले रहे हैं? बहुत छोटे छोटा समझे, हमारे पास भी एक समय का हुआ, छोटे एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम, कोई नाम नहीं है, ये झूठ बात है, ये इस पर आपत्ति दर्ज कराता हूं, बताइए कहां है? नहीं, राहुल गांधी जी का नाम बताइए, मोदी जी का कहां है? मोदी जी का नाम कहां है? कौन प्रूव कर रहा है मोदी जी का नाम? कौन सा ऑफिशियल डाटा आपके पास है? और उसके बाद में हरदीप पुरी जी का कौन सा ऑफिशियल डाटा? अरे आप मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं यहाँ पर बैठ के, बेशर्मी आपकी है, आपने मनगढ़ंत आरोप लगाया प्रधानमंत्री जी का, एक विदेशी फाइल के ऊपर मनगढ़ंत आरोप है आपका, एक विदेशी फाइल के ऊपर। नेहरू जी पे आरोप लगा था वो सही है, नेहरू जी पे आरोप लगा था वो सही है, और राहुल गांधी जी पे तो आरोप वहां पे भी लगा था, उत्तर प्रदेश का आरोप सही था, जब कोर्ट में केस चला था। आवाज बंद किस तरह की बात करते हैं? जब बात आप पे आएगी तो आप झूठ कहेंगे और उसके पहले आप महिमा मंडन करेंगे। आपने जब बात आएगी तो इसी तरह से चिल्ला झूठ करेंगे। मैंने धैर्य से आपकी बात सुनी थी, धैर्य से आपके आरोप सुने थे, आपने मनगढ़ंत आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, प्रधानमंत्री स्तर के नेता पर आरोप लगाए और बिना प्रूफ के। और यही काम राहुल गांधी जी करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर करते हैं, विदेश में जाकर झूठ बोलते हैं और यहाँ पर बैठ के आप पे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। कौन सा प्रूफ है आपके पास? बात पेट्रोल की चल रही है, पेट्रोल सस्ता, एप्स्टीन फाइल की बात हुई, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा, उसका खंडन कराया मैंने। ठीक है, कौन सा फैक्ट है इनके पास में? एक विदेशी पत्रिका अगर आरोप लगाती है तो ये देश के सर्वोच्च नेता को कटघरे में खड़ा करते। नेहरू जी के लिए आरोप है, मैं कह भी नहीं सकता कि जिस समय गांधी जी की मृत्यु हुई थी, नेहरू जी के लिए एडविना माउंटबेटन की बेटी ने क्या लिखा है? सांसद लगा रहा है, एडविना माउंटबेटन की बेटी ने क्या लिखा है नेहरू जी के लिए? चलिए बताइए, चैलेंज दे रहा हूँ, हम उसी किताब में लिखा हुआ है। वर्तमान में बात कर रहे हैं, झूठा है क्या सुब्रमण्यम जी? अरे उन्होंने तो राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा है? ठीक है ना, और उसके बाद सोनिया गांधी जी के लिए क्या डांस की बात कही है? पूरी बात मानिए ना उनकी, अरे उनकी पूरी बात मानिए। सीआईए एजेंट का कांग्रेस, मान लीजिए उनकी बात सही है, सीआईए एजेंट है, बोलिए अरे उनकी सब बातें मान लीजिए, सीआईए एजेंट है, सीआईए एजेंट है क्या? प्रेम व्यास जी बोलिए, सीआईए एजेंट है, मैं बोल रहा हूँ, सीआईए एजेंट कहा ना, स्वीकार करिए। देखिए बौखलाहट अपनी जगह है, डिबेट अपनी जगह है। आप पूछिए प्रश्न। देखिए हमारा केवल इतना सवाल है कि रशिया से, आज भी मैं आपके प्रश्न का जवाब देता ब्लैकमेल हो रहा है प्रधानमंत्री में, ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैकमेल उसको कहते हैं, एक लाइन में उसके बाद में वो ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, भारत विरोधी बातें करना, इसको ब्लैकमेल कहते हैं।
डॉक्टर प्रेम देखिए, व्यास, प्रेम व्यास जी बौखलाइए। संतोष- अरे डॉक्टर जाकिर नाइक की डॉक्टर संस्था से प्रेम व्यास- पैसा लेने वाले लोग, डॉक्टर ये प्रेम देशद्रोही है, ये ऑफिशियल डाटा है। डॉक्टर डॉक्टर जाकिर प्रेम नाइक व्यास- जैसे देशद्रोही से पैसा लिया आप मेरी इन्हें, बात चाइना से सुनिए। पैसा लिया इन्हें। डॉक्टर प्रेम व्यास, मेरी बात सुनिए। हंसने से कुछ नहीं होगा, देव जवाब, बौखलाइए नहीं आप। देव ना, आप बौखलाइए। अरे जवाब दो आप। नहीं, नहीं, डॉक्टर, मैं- ये आपकी जवाब दीजिए। बौखलाहट है, अभी मुझे जिसको मौका हंसी मिलेगा में फिर डाल जवाब रहे दूंगा। हैं, मैं आपके चिल्लाने के बीच इसको में क्या हंसी चिल्लाऊं? में डाल हम रहे मौका हैं। नहीं देंगे आपको। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। डॉक्टर प्रेम ये व्यास, आपकी जो है, डॉक्टर प्रेम व्यास, देखिए समय की एक अपनी सीमा है। ये एक न्यूज चैनल है, कृपया करके मैं आप दोनों से ये कहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। राकेश जी, हम मैंने अपना- सारगर्भित चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपना कैडर हम मेंटेन करा था, सारगर्भित के मध्य चर्चा नहीं कर रहे बोला हैं। था। नहीं। राकेश जी, मैं आप पुनः मेरी बात आपसे सुनिए। आग्रह कर रहा हूं। कैडर मैं मेंटेन ये नहीं, कह रहा हूं, आप आपसे जिस तरीके- आग्रह कर रहा हूं। आप जिस तरीके से शोर मचा रहे हैं, ऐसे बहस नहीं होती। नहीं तो आपने देखिए। शुरुआत करी, क्यों नहीं, करी? मैंने शुरुआत नहीं करी, मैं चिल्लाया नहीं था। मैंने नहीं, तब नहीं, करा। तो आप बीच में तब करिए, manipulate आप कर कहिए रहे कि- हैं। आप कहिए कि मैं आप झूठ मेरे बोल रहा हूं। सवाल आप मेरे चिल्ला क्यों रहे हैं? सवाल आप कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए सुनिए, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं राजनीति का अखाड़ा नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं संक्षिप्त में। मैं उसका जवाब हमारा दे रहा हूं। समय रशिया से related मैं समय जवाब दे की रहा हूं। जवाब। सीमा यही है, बात शांति से भी की जा सकती है। समय की सीमा है। ना, तो आप बीच में हम नहीं, नहीं, बोल रहे बिल्कुल, थे। मैं तो सत्य बोल रहा हूं। आप उसका अभद्रता खंडन कीजिए। करेंगे तो लेकिन चलेगा। चिल्लाइए नहीं, आप चिल्लाइए नहीं। आपकी आप अभद्रता चिल्लाने को मैं भी नहीं चिल्ला है। सकता हूं। लेकिन- अभद्रता आपकी अभद्रता नहीं है। लेकिन मैं तो अनुभव सुन ने रहा मुझे था ना, सिखाया है। राकेश जी, मैंने अभद्रता करी चिल्लाने थी की क्या? आवश्यकता नहीं है। मैं आपके ऊपर डालता हूं, दर्शकों के ऊपर डालता हूं। दर्शक पूरी डिबेट देखेंगे और तय कर लेंगे सीधी बात है, कि दर्शक अभद्रता देखेंगे। प्रारंभ किसने करी थी, दर्शक तय कर दर्शकों के लेंगे। सामने मूल प्रश्न है कि ईरान और छोड़िए। रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा चलिए, जा रहा है? उसका जवाब बावजूद दे इसके देता क्यों हूं। सस्ता देना अगर चाहते हैं? 80% तेल किसी सारगर्भित चर्चा हो रही है। सुन लीजिए एक ना। मिनट डॉक्टर प्रेम व्यास, मैं इसका जवाब दे अंतिम- रहा हूं। अंतिम सवाल, बस इसके जवाब दे रहा हूं मैं, अंतिम क्यों सवाल तेल- एक बार दोनों से एक एक लाइन में, किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष के हिसाब से नहीं, दोनों से एक ही लाइन में सवाल है कि जब आपको ईरान और रशिया कम में तेल दे रहा है तो आप अमेरिका से क्यों नहीं रहे? डॉक्टर प्रेम व्यास, आपसे ये सवाल है, आप इस सवाल का जवाब दें, जनता आपसे जानना चाह रही। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात है, जी। 80% पूरे विश्व का तेल कहां से आता है? स्टेट ऑफ हार्मुज से। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मुज रोकने के बाद ये परिस्थिति निर्मित हुई। कोई महामूर्ख भी होगा जो टीवी देखता है, उसके ये जानकारी में होगा। दूसरा, रशिया से हमने 10 लाख बैरल से कम एक भी दिन आया हो तो मैं चैलेंज करता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, एक भी दिन 10 लाख फिर भी- बैरल से फिर अगर भी कम महंगाई आया हो क्यों? तो फिर भी महंगाई क्यों? सुनिए ना, उसके बाद जब 10 लाख बैरल तेल वहां से आ रहा है कंटिन्यूएशन में, और रशिया का स्टेटमेंट था कि भारत स्वतंत्र है, भारत अपने तेल लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और इसीलिए हमने निर्णय लिया। वहां से तेल की कमी हुई है, लगभग जो 70 से 80 जहाज आते थे, आज 7 से 8 जहाज आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे प्रोहिबिशंस लगाए गए। उसके कारण रेट्स में फ्लक्चुएशन हुआ। ये ना तो कोई एप्स्टीन फाइल के कारण हुआ, जिस तरह का एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि कई सारे विदेशी रिपोर्ट्स है। इसीलिए मैंने कहा था राकेश जी, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। ठीक है। उन रिपोर्ट्स को मैं कोट करूंगा तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है। विदेशी अखबार और उसकी रिपोर्ट्स अपनी जगह है। मान आज हम लिया। अपने एजेंडे के साथ खड़े हैं। आपका कहना ऐसा है कि उधर से तेल के जहाज कम आ रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन अमेरिका से खरीदना पड़ा। निश्चित रूप से भाई इसी के लिए संतोष जी, पूर्ति करने के लिए अंतिम में जनता एक की। सवाल आपसे भी यही है कि इनका ऐसा कहना है कि वहां से तेल कम मिल रहा है, इसलिए हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति या ब्लैकमेलिंग सा नहीं है। चलते चलते अंतिम में आपसे एक एक लाइन में दोनों से जवाब, डॉक्टर प्रेम व्यास ने उनका जवाब दिया, आप विपक्ष के हैं, विपक्ष देखिए- के नाते क्या चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के चिल्लाने से तथ्य बदल नहीं जाते, तथ्य वही रहेंगे। मैंने जब अगर मोदी जी के बारे में कोई आरोप लगाया और उनको लगता है वो आरोप झूठे हैं, ये शांति से भी अपनी बात रख सकते थे। ठीक लेकिन है। चिल्लाने का मतलब है कि दुखती रग पर कांग्रेस ने हाथ बट रख हमारा दिया। विषय वो नहीं था ना। पहली बात सुन लीजिए। संतोष जी, हमारा सुन लीजिए, विषय वो विषय नहीं था, राकेश विषय जी, मेरे साथ फिर जुड़ा हुआ था, मैंने बता दिया था क्यों इसी जुड़ा हुआ शैली में मैंने जवाब बता दिया होगा था क्या? क्यों जुड़ा हुआ एक बताया था मिनट, ना शैली मैंने। में जवाब मैंने बताया था क्यों जुड़ा हुआ, सुन आप तय लीजिए। कर लो। दूसरी बात, अभी उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कोई मूर्ख भी बता देगा कि उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या और उसके कारण क्या है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या, मैं पूछता हूं आप कहां है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास में है, और ईरान जब खुद कह रहा है कि हम सस्ता तेल देने को तैयार हैं, तो उसे क्यों नहीं लिया गया? इसका कोई साफ उत्तर नहीं आया। इन्होंने कहा कि रूस ने कहा कि आप तेल लेने को स्वतंत्र है कहीं से भी, तो तेल लेने की स्वतंत्रता के बावजूद वो अमेरिका से क्यों डर रहा है? सस्ता तेल रूस से क्यों नहीं ले रहा है? और जब रूस से तेल लिया भी तो अंबानी ने अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके विदेशों को भेज दिया आधा तेल। ये तथ्य है, ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं या अखबारों की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो चूंकि दो उद्योगपतियों का भला करने के लिए सरकार बैठी हुई है, उनके इशारों पर नाच रही है, जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, निकोबार आइलैंड खरीद लिया, सिंगरौली में खदानें खोद दी, तो ये पूरा जो देश को बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, ये अपने उद्योगपति मित्रों के एहसानों तले इतनी दबी हुई है कि भारत की जनता के हितों पर इसको ताक पर रख दिया इसने। ठीक है, अंतिम में आपसे एक
इसका जवाब क्या मोदी सरकार बेच रही है? जैसे नहीं इन आरोप मुझे लगा- बताइए ना, नहीं, ये तो कौन सी दुनिया चीज- देख रही है। ये देखिए नहीं, फिर मैं- बोलने दुनिया देख रही लगे, है। अब ये फिर संतोष बोलने जी, लगे, नहीं, ये समस्या है इनके संतोष साथ, जी, नहीं ये नहीं, आप fact बोलिए, नहीं चाहते हैं। आप बोलिए डॉक्टर प्रेम व्यास, बोलिए आप। इसीलिए मैंने कहा कि आप बताइए ना, विदेश विभाग का स्टेटमेंट था ईरान को लेके, उसके बाद में तेल को लेके और हार्मुज स्टेट को लेके, कितना उसका खंडन किया गया? नहीं, कोई खंडन नहीं हुआ, क्योंकि जानते थे कि जो स्ट्रेटेजी आज विदेश विभाग जो है तेल को लेके अपना रहा है, 42,000 करोड़ रुपए शिवराज जी ने उसी कौन समय से खंडन की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी तो लगातार अब ये देख अभी लीजिए, एक मिनट कांग्रेस रुकिए। पार्टी अरे आरोप लगातार लगाना लगा अपनी रही है। जगह भाई, क्यों खंडन आरोप- करना तो अपनी आरोप जगह लगा सकते हैं ना? विधानसभा में हम आप आपकी राहुल तरह गांधी जी ADCBI का थोड़ी कर स्टेटमेंट सकते हैं। दिखा देखिए, वो दो, विपक्ष है, एक मिनट सुन तो डॉक्टर लीजिए, प्रेम सुन व्यास। हम तो लीजिए, आरोप लगाना राहुल चाहते हैं, गांधी जी नहीं, ने आरोप लगाएंगे। संतोष जी, एक मिनट, संतोष राहुल गांधी जी ने आरोप संतोष जी, लगाए थे। आप शांत शांति के साथ बैठे रहे। अब कौन मैं चिल्ला बात रहा है? कर हूं ना, अब एक कौन मिनट। चिल्ला रहा है? आप बताइए नहीं, मैं चिल्ला डॉक्टर नहीं रहा हूं। और भीतर से मेलो व्यू भाया रूप अनेक नहीं, नहीं, और नहीं। नारायण तासो भलो कहुआ तन मनेक, नहीं, नहीं, बोलने का कुछ और करने का कुछ। डॉक्टर साहब, इसीलिए राम जी आपसे अंतिम में बोले, चलते राम चलते- सकोब तब भय भी न होए न देखिए, प्रीत। इस ये डिबेट से समस्या है। जनता को ये सवालों के जवाब समस्या मिलना ये है। चाहिए। सुनिए, नहीं, इस मैं डिबेट जवाब देने से- के लिए बात दूं, आप चुप इस तो बहस करिए। से जनता को अपने सवालों का जवाब मिलना चाहिए, ना कि आप दोनों पक्ष विपक्ष करते रहें, विरोध करते रहें। आज एनजीटी जो सवाल पूछा गया सुनिए, है उस उसके सवाल जवाब का दे आपसे रहा हूं, जवाब उसके है जवाब दे रहा हूं। कि अंतिम में चलते चलते आप मैं वही दो सवाल है। 2 मिनट मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये फिर चिल्लाने लगे थे। नहीं, इसके एनजीटी बाद में हम लोग- अंडमान को नहीं, आपके लेकर पास जवाब है नहीं, इसलिए अरे आप बोल नहीं कहाँ पा नहीं रहे हैं। जवाब, फिर बीच आप में बोल बोलने नहीं पा लगे। रहे हैं, अब असली मैं बात आपको या तो वो। बोलने आप नहीं कैसे दूंगा। जवाब देंगे बताइए? नहीं, नहीं, देखिए संतोष जी, राकेश जी, शांति या तो मैं कभी नहीं बोलने दूंगा, ये तय है, नहीं, मैं दावा नहीं, करके नहीं, जा रहा इस हूं। नहीं नहीं, संतोष जी, करता मैं। संतोष जी, इनका बात पूरी हो ना जाए। ना, ये हर बार की हो गई है, और आप ये दर्शक देख लेंगे कौन चिल्लाता है बीच नहीं में। नहीं, आप बोलिए। कौन डॉक्टर- प्रेरित करता है? डॉक्टर पहले साहब आप बोलिए, लोग प्रेरित संतोष जी, करते हैं और संतोष उसके जी, बाद शांति। चिल्लाते हैं। ये समस्या कांग्रेस की डॉक्टर है। साहब बातों की भूमिका ना बनाएं, इसका देखिए, जवाब दें। एनजीटी की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन किया गया है। उसमें एनजीटी ने जो गाइडलाइंस दी थी, इसके पूर्व में एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन होता था क्या? और दूसरा, स्ट्रेटेजिकली आज वो क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह के हालात आज निर्मित हुए स्टेट ऑफ हार्मुज को लेके, आज अगर वहां पर पोर्ट बनता है तो भारत के लिए सर्वोपरि होगा और भारत वहां से व्यापार प्रारंभ कर सकता है। 4 लाख की जनता है वहां पर, और उनको शिफ्टिंग और उसके बाद में रीप्लांटेशन, ये पूरी प्रोसेस हुई है। लेकिन चाइना के एजेंट के तौर पे वहां पर कौन पहुंचा? चलते चुनाव में इतना महत्वपूर्ण था क्या? उनके राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं था जो वहां पर पहुंच सकता था? यह प्रदर्शित करता है कि आप किन विदेशी शक्तियों के अधीन होकर निर्णय लेते हैं। और मैं अडानी को लेकर एक छोटी सी जवाब दे देता हूं। सबसे पहला अडानी को सबसे पहला कब मिला था? जो सबसे पहला जो उनको सबसे पहले जो एंट्री हुई थी अडानी की, राजीव जी की सरकार में। उसके बाद मुद्रा पोर्ट कब मिला था? मुद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में 2006 में से लेकर 15 साल के लिए एंश्योर 12% रिटर्न के साथ में उनको प्रोजेक्ट मिला था, एंश्योर। और उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद में केरला की सरकार ने पोर्ट का प्रोजेक्ट दिया। और उसके जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्य है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया। अब दे जवाब। एक लाइन में बस अंतिम सवाल है आपसे डॉक्टर प्रेम व्यास, चूंकि आपकी सरकार वर्तमान में ट्रिपल इंजन की है, देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, इंदौर में आपकी सरकार है, क्या महंगाई से कितने दिनों में निजात मिलेगी? केवल इतना अंतिम में, उसके बाद में हम इस शो को निश्चित रूप से अभी आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए, इन्फ्लेशन रेट देखिए, हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कम है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो लोग भी आज जिनको आपत्ति है वो जाकर देख लें। दूसरी तरफ है कि आज महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल है, इसीलिए मैंने कहा कि दुगने हुए थे रेट। नहीं, महंगाई कंट्रोल तो नहीं है अभी, ये तो कह सकते हैं। सुन लिए ना, महंगाई कंट्रोल, हम लोगों ने भी लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। राकेश जी सुनिए ना, मैंने कंपेरेटिवली, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कंपेरेटिवली 10 साल का बताया मैंने, कंपेरेटिवली 10 साल का। और मैं बता रहा हूं, आप खंडन कर दीजिए ना जिस बात को मैं बोल रहा हूं। 10 रुपए था आटा, 21 रुपए का खंडन करिए 2014 में, खंडन करिए ना आप, करिए खंडन। चावल को लेके 10 रुपए था, 29 रुपए हुआ कि नहीं? डबल से ज्यादा होता है कि नहीं? आप खंडन करिए ना शुगर को, पे स्केल भी तो बढ़ा है। शक्कर को लेके आप भाई, खंडन पे करिए। स्केल भी तो बढ़ा है, तो 10 आपका साल टैक्स में भी तो बढ़ा है। 10 साल में इतना पे स्केल बढ़ गया था, 14 से 40 रुपए हुआ, तो आज 45 ही क्यों हुआ? फिर आज तो 80 होने चाहिए थे शक्कर। 14 से 45 हुआ। मस्टर्ड ऑयल को लेके मैं 30 रुपए था मस्टर्ड ऑयल, कितना हुआ था? लगभग 102 रुपए हो गया था। हमारी सरकार में 120 हुआ है, कितना बड़ा है? और पे स्केल डबल हुई है। इसी से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। आपने धरातल पर कितने रेट्स इंक्रीमेंट करे? दूध को लेके कहा जाता है उस समय 33 रुपए से सीधे डबल, और आज आप देखिए 16 रुपए था, 16 रुपए से सीधे 35 रुपए। 35 का डबल करेंगे तो 70 होता, अभी 65 रुपए के लगभग है ना। 5 रुपए ही तो कम है। 5 रुपए कम है तो बड़ा कितना था? उस हिसाब से 5 रुपए कम है और पे सेल डबल हुई है।
मतलब आप दो तरफ फायदा ले रहे हैं, एक तरफ आपको ठीक इन्फ्लेशन है, दिख रहा है। आप आपके पक्ष देखिए, पर बने रहें, एक विपक्ष लाइन से में लेकर के बोलूं। प्रोग्राम को हाँ, आप बिल्कुल। एंड करेंगे जी। इसका ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि जनता बहुत खुश है, कुल मिला के इनकी बातों का सार ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जनता आज जो सड़क पर भुगत रही है तो हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि महंगाई की मार से हलाकान जनता किस प्रकार से सड़कों पर आ गई है। दूसरी तरफ मेलोनी को मेलोडी दी जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का सीरियसनेस है इस देश के बारे में। तो मैं ये कहता हूं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सीरियस नहीं है वहां की जनता कभी सुखी नहीं हो सकती। और ये कह रहे हैं कि अडानी को कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ावा दिया। अरे भाई फेयर कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, चाहे अडानी है अंबानी है, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा अडानी नीतियां बना रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार से जमीनें छीन ले रहा है, वो हर सरकार से जमीनें छीन ले रहा है, राजस्थान की सरकार से जमीनें छीन ले रहा है। तो वो ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे उद्योगपति अगर प्रधानमंत्री को जो फाइनेंसर है प्रधानमंत्री जिनके प्लेनों में उड़ते हैं, जिनकी पार्टनरियां खाते हैं, जिनके लिए दलालियां करने भटक रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा पहले। दलाली शब्द का प्रयोग करा तो स्विस बैंक में दलाली की बहुत बड़ी, हम लोग विषय से भटक गए हैं। देखिए विदेशी फाइलों का जिक्र करूं संतोष जी में, अरे आप कितनी फाइलों का जिक्र करिए, चलिए नमस्कार, अरे बोलकर तेल के बदले कूपन खा गए थे, बोलकर रिपोर्ट, अरे बोलकर रिपोर्ट, अरे बोलकर रिपोर्ट, ये तेल के बदले कूपन खा गए थे शर्मा मिश्रा। उसके बाद राहुल गांधी जी पे प्रकरण दर्ज हुआ 5 विदेशियों के साथ में, जिक्र करूं, लाइक करें। कौन से देश में आपका कार्यकर्ता था भाई? डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर प्रेम व्यास आपका कार्यकर्ता था। मैं हरन पंडित, और उसके बाद में अटल ने कैसे छुड़वाया, ये भी सुब्रमण्य स्वामी ने बताया, एयरपोर्ट से कैसे छुड़वा के लाए, एयरपोर्ट पे कौन धराया था विदेशी वस्तुओं के साथ में। डॉक्टर प्रेम व्यास आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़के के साथ धराए थे भाई, थाईलैंड गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ चलते चुनाव के बीच जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक